हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन विच इज़ ऑलवेज बिन इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शनिंग एंड इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इस लेक्चर में हम काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एंड आफ्टर अ डिस्कशन वी विल ऑल्सो सॉल्व सम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक. So stay tuned and watch till the end. This lecture is presented by me, Kaveri Patil. Here you can see something about me. I have done my bachelor's in science from Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore. I have done my master's in history from Devi Ahilya Vishwavidyalaya. I am currently a faculty at the Kautilya Academy and working here from last 3 years. I am also working at Savitri Sayara Welfare Society, which is an NGO which is providing free education access to underprivileged section of the society. So now let's begin our discussion. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सबसे पहले अगर हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन राइट्स एक्चुअली होता क्या है. ओके, ह्यूमन राइट्स ओरिजिनेट कहाँ से हुआ. ठीक है, तो अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स ओरिजिनेट कहाँ से हुआ तो ये ओरिजिनेट होता है 10 दिसंबर 1948 को, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर इसको अडॉप्ट करते हैं और उस रिजोल्यूशन का नाम हम रखते हैं यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स. ओके. ओके, सो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो मेंबर्स हैं उसमें इंडिया वाज आल्सो पार्टी एट दैट टाइम. ठीक है, तो अगर इंडिया उसमें पार्टी है तो क्या इंडिया बाउंड है ऐसे किसी कन्वेंशन को अडॉप्ट करने का और अपने इंडिया के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने का. इसका आंसर होगा नहीं. इंडिया इज़ नॉट बाउंड. ठीक है, बाध्य नहीं है किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन को अडॉप्ट करने का. हमने इसे अडॉप्ट क्यों किया. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि जो आर्टिकल 51 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये स्पेसिफाई करता है कि इंडिया जो है रिस्पेक्ट करेगा सभी इंटरनेशनल कन्वेंशंस को. ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने इस रिजोल्यूशन को हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया है. नाउ व्हाट आर ह्यूमन राइट्स. ओके, अगर हम बात करें तो ऐसे कुछ अधिकार जो हमारे लाइफ से, हमारी लिबर्टी से, हमारी इक्वलिटी से या फिर हमारे डिग्निटी से जुड़े होते हैं. ऐसे कुछ अधिकार जो हमारी जीवन से, हमारी स्वतंत्रता से, हमारी समानता से और हमारे गौरव से जुड़े होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ह्यूमन राइट्स. एंड इट इज़ गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एम्बॉडीड इन द इंटरनेशनल कन्वेनेंट्स. या तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी होगा या फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन में यहाँ पर डिफाइन होगा, एज वेल एज इट इज़ इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. ओके, अगर आपको राइट नहीं मिल पा रहा है, अगर आप कोर्ट के पास जाएंगे तो जो कोर्ट है यहाँ पर एक्शन लेगा. इट इज़ जस्टिसेबल राइट. ओके, ये जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, जो हमारे इंडिया का पर्टिकुलरली एक्ट है. अगर हमें प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स करना है तो यहाँ पर दो पैरामीटर्स हो सकते हैं. पहला पैरामीटर ये होगा कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का जो राइट है उसका वायलेशन ना करे, उसे प्रॉब्लम ना दे. ठीक है, और दूसरा यहाँ पर पैरामीटर ये होगा कि जो स्टेट है, ओके, जो आर्टिकल 12 में और आर्टिकल 35 में डिफाइंड जो स्टेट है वो हमारे इंडिविजुअल के राइट का वायोलेशन न करे. इसीलिए हमें ऐसे एक इंस्टीट्यूशन की नीड है जो स्टेट के ऊपर निगरानी रख सके कि वो उसके सिटीजन्स को प्रॉपर तरीके से ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करवा पा रहा है या नहीं करवा पा रहा है. ठीक है, वो स्टेट के ऊपर निगरानी रख सके, उसके ऊपर नज़र रख सके. ओके, इसी कॉन्टेक्स्ट में पेरिस प्रिंसिपल 1991 आता है जिसमें ये कहा जाता है कि एनी ह्यूमन राइट्स कमीशन मस्ट हैव ऑटोनॉमी, independence guaranteed by statute, independence guaranteed by law. ओके, प्लूरलिज्म एंड एडिक्वेट रिसोर्सेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इसी कंटेक्स्ट में हम इन्हीं पेरिस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हमने हमारे इंडिया में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 इम्प्लीमेंट किया और इसके इंटरनली हमने दो इंस्टीट्यूशन की यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की. पहला है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड सेकेंड वन इज स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन. आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान ये रखना है कि ये दोनों जो है ये स्टैच्यूअरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. ओके, इसके अलावा अभी रिसेंटली प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए हैं. हमें ये जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले बिफोर सिचुएशन क्या थी और आफ्टर द अमेंडमेंट सिचुएशन यहाँ पर क्या यहाँ लॉ में चेंज कर दिया गया है. अगर हम बात करें NHRC की, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो पहले उनके चेयरपर्सन कंपल्सरीली
कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होना कंपलसरी था। ओके, बट अभी जो कंडीशन है उसको चेंज कर दिया गया है। अब चेयरपर्सन या तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं या तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं। ओके, इसके अलावा पहले जो मेंबर्स थे वो 2 पर्सन ऐसे होंगे जिन्हें ह्यूमन राइट्स का स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगा, बट अभी यहाँ पर मेंबर्स को 3 कर दिया गया है और उनमें से 1 कंपल्सरीली वुमन होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो पहले सिचुएशन होती थी उसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर में नेशनल कमीशन फॉर एसटी का एक मेंबर, नेशनल कमीशन फॉर एसटी का एक मेंबर और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का एक मेंबर होना कंपलसरी था, बट अभी इसमें इन्होंने बोला है कि आप ऐड करो। किसे ऐड करो? तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के एक मेंबर को भी ऐड करो, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड को भी ऐड करो और नेशनल कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को भी ऐड करो। ओके, सो कुल मिलाकर यहाँ पर इन्होंने कंपोजिशन में जो यहाँ पर लोग होते थे, मेंबर्स होते थे, चेयरपर्सन होते थे, उनकी जो संख्या थी उसको बढ़ा दिया है। ओके, इसके अलावा जो टेन्योर है उसको चेंज कर दिया गया है। पहले 5 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स का एज का टेन्योर यहाँ पर होता था, बट अभी इसे चेंज करके 3 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स एज का टेन्योर कर दिया गया है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसमें ये होगा कि ऐसे तो आपका टेन्योर 3 ईयर्स का होगा नॉर्मली, बट अगर आपकी एज 68 ईयर्स है, ओके, सो आप आफ्टर 2 ईयर्स 70 ईयर्स ही कंप्लीट हो जाओगे तो आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। सो आपका टेन्योर क्या हो जाएगा? 2 ईयर्स का हो जाएगा। तो या तो आप 3 ईयर्स या तो आप 70 ईयर्स, जो भी पहले होगा जिसको आप पहले कंप्लीट कर लो वो आपका टेन्योर हो जाएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जिसमें पहला है चेयरपर्सन का जो पहले होता था वो होता था हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस, बट अभी के समय जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें इन्होंने कहा है या तो वो चेयरपर्सन हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो या फिर हाई कोर्ट का जज भी हो सकता है। इसके अलावा जो टेन्योर आपने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में चेंज किया था वो टेन्योर आप यहाँ पर भी चेंज कर दो। जो पहले 5 ईयर्स या 70 ईयर्स का होता था उसे यहाँ पर 3 ईयर्स या 70 ईयर्स का हो जाएगा। ओके, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वो है एक्रेडिटेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्रेडिटेशन? तो अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जो भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सर्टिफाइड होती है तो उस पर ISO सर्टिफिकेशन लगा होता है। ओके, सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन ह्यूमन राइट्स जो सिचुएशन है, कमीशन है, वो अच्छे से किसी कंट्री में काम कर रही है या नहीं कर रही है तो उसे जज करने के लिए यहाँ पर उसको रेटिफाई किया जाता है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट, जिसे हम गैनरी भी बोलते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें तो इंडिया की रेटिंग अभी प्रेजेंटली A ग्रेड की चल रही है। ठीक है, इट मीन्स हमारे इंडिया के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की कंडीशन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमने देखा कि जो हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो कंपोजिशन होगी उसमें एक चेयरपर्सन होंगे जो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे रिटायर्ड या तो जज ऑफ इंडिया होंगे रिटायर्ड। इसके अलावा 3 मेंबर्स ऐसे होंगे जिनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगा, उसमें से 1 वुमन होंगी कंपल्सरीली। इसके अलावा यहाँ पर 6 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। ठीक है, तो इन सब का अपॉइंटमेंट एक्चुअली करेगा कौन? ओके, अगर आप यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का ध्यान रख रहे हो तो आपको जो लोगों को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और हम ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो होगी वो भी काफ़ी अच्छे लेवल पे होंगी। ओके, सो हम यहाँ पर देखते हैं कि अपॉइंटमेंट्स की एक कमेटी होती है। ओके, सो इस कमेटी में कौन कौन मेंबर्स होंगे? तो इस कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि अपॉइंटमेंट कमेटी का चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके अलावा यूनियन होम मिनिस्टर यहाँ पर इसके मेंबर होंगे। एक लीडर ऑफ अपोजिशन भी यहाँ पर होते हैं ताकि जो है ऑटोनॉमी को मेंटेन किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पर रखा जा सके। लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में भी होंगे, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होंगे और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी यहाँ पर होंगे। ओके, सो हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि हमने
लोकसभा के स्पीकर को तो ले लिया, बट हमने राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट को नहीं लिया, हमने राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन को क्यों लिया है? ओके, सो इसका आंसर ये होगा कि वाइस प्रेसिडेंट इज़ नॉट एन इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपॉइंटमेंट कमेटी में यहाँ पर ओनली इलेक्टेड मेंबर, बिकॉज इलेक्टेड मेंबर क्यों? क्योंकि वो जनता की वॉइस होते हैं, वो पीपल्स की वॉइस होते हैं, दैट्स वाई हम उनको यहाँ पर लेते हैं, उनको यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। सो वाइस प्रेसिडेंट इज़ नॉट एन directly elected person, okay, but deputy chairman is a directly elected person from the people of India, that's why उनको हमने यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स कमेटी में मेंबर रखा है। ओके, सो आपको याद ये रखना है, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होंगे, होम मिनिस्टर इसके मेंबर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा इसके मेंबर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा इसके मेंबर होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा इसके मेंबर होंगे, और जो डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के वो इसके मेंबर होंगे अपॉइंटमेंट्स कमेटी के। ओके, now currently NHRC are facing some issues and challenges। यहाँ पर टाइम पर न्यूज़ आती है कि NHRC जो है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है। ओके, सो हमारे लिए मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि NHRC के सामने क्या इश्यूज़ हैं और क्या चैलेंजेस यहाँ पर है जिसकी वजह से वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है। ओके, सो पहला अगर पॉइंट हम देखें तो वो है ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ऑटोनॉमी यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, इंडिपेंडेंस यहाँ पर कंप्लीट यहाँ गिवन नहीं है। ओके, क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अंडर सेक्शन 11 गवर्नमेंट यहाँ पर मैन पावर प्रोवाइड करवाएगी NHRC को, और अंडर सेक्शन 32 यहाँ पर जो फंड मिलेंगे NHRC को वो कौन देगा? तो वो देगी गवर्नमेंट। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंस यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रही है, यहाँ पर किसी न किसी तरीके से ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके अलावा जो NHRC है ये किसी भी पर्टिकुलर केस पर डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकता है, ये ओनली रिकमेंड कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए हो जाता है कि इट्स नॉट अ बाउंडिंग एजेंसी, कि आप बाउंड ही हो इनकी बात मानने के लिए, आप रिकमेंड करोगे, एक्शन नहीं ले पाओगे। ओके, इसके अलावा इसके पास कोई सेपरेट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ओके, नो कैटेगोरिकल मेंशन टू एनी प्राइवेट HR वायलेशन केसेस, यहाँ पर मेंशन भी नहीं होते कुछ प्राइवेट केसेस। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलरली पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि लेक्स स्पेशलाइज्ड पर्सन हु हैव डेल्ट इन HR वायलेशन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि ऐसे लोग इसके मेंबर होंगे जिन्होंने ह्यूमन राइट्स में जिनका स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगा, बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपको यहाँ पर कोई पर्टिकुलरली वर्क करना कंपलसरी है। ठीक है, आपको अगर नॉलेज होगा तो ही आपको यहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाएगा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आप ऐसे कोई व्यक्ति हो जिन्होंने HR वायोलेशन के केसेस में डील किया है ऐसे केसेस को। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि डोमिनेंस ऑफ जुडिशरी है। हाँ, ओके, ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, डिले इन डिस्पोजल, कांट इन्वेस्टिगेट इफ कंप्लेंट मेड आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखो आप, डिले इन डिस्पोजल। ठीक है, डिले इन डिस्पोजल क्या? तो आप देख रहे हो कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये एक ऐसी बॉडी बन गई है जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस में वर्क्स डिले होने लगता है, वैसे ही अब ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसमें भी वर्क्स डिले होने लगे हैं। ओके, इसके अलावा अगर कोई भी कंप्लेन 1 साल के बाद यहाँ पर की जाती है तो उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता है। ओके, इसके अलावा ये आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट एक्ट नहीं कर सकते। डिले इन पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स, इसमें भी डिले करते हैं रिपोर्ट्स की पब्लिकेशन में, और लो लेवल ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हो जाता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के इश्यूज एंड चैलेंजेस के। ओके, नाउ ये था हमारा पूरा डिस्कशन। नाउ लेट्स डिस्कस सम प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। पहला क्वेश्चन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कौन सी बॉडी है? तो हमने यहाँ पर देखा है कि इट्स नॉट एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ना ये कोई मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, इट इज़ एन स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, इसके अलावा हु कैन बी अपॉइंटेड
as the chairman of the National Human Rights Commission any sitting judge of the Supreme Court, any retired Chief Justice of the Supreme Court, any person appointed by the President, या फिर retired Chief Justice of the High Court. ओके, सो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है. नाउ तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. ओके, पहला स्टेटमेंट है इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1993. सेकेंड स्टेटमेंट इज इन द केसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन द कमीशन हैज नो राइट टू पनिश द culprit. Third question is the chairman and members of the commission are appointed by the Supreme Court of India. And the last one is the commission sent its annual report to the central government and state government. ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि जो अपॉइंटमेंट कमीशन होगी, इसकी जो अपॉइंटमेंट कमेटी होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं करता है. यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं, इसके साथ उनके होम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा एज वेल एज डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसके अपॉइंटमेंट कमेटी के मेंबर होंगे. सो सी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एंड हेंस आवर आंसर इज सी. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस मेंस क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक. ओके, सो जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हाउ वुड यू एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट इन इंडिया, व्हाट कैन बी डन टू मेक इट मोर इफेक्टिव. ठीक है, तो अगर हम बात करें मेंस आंसर राइटिंग की, तो कभी भी आपको पहले डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, देन फिर हमारी बॉडी होती है, देन फिर हमारा कंक्लूजन होता है. ठीक है, सो हमें पहले अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो हम इसमें लिखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड इन 1993 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू अपहोल्ड द राइट्स ऑफ द सिटीजन. ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट. परफॉर्मेंस की बात करें हम तो यहाँ पर हम लिखेंगे एवर सिंस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन has taken up some laudable steps in improving the human condition in many areas. First point is investigation of person condition, custodial death and under trial rights. Second one is fraud for unlawful arrest, illegal detention. Third one is strengthening of women and child's right and improving their condition. Fourth one is highlighting the atrocities of tribal population and other minorities. Next one is taking up issues like child labor, bonded labor, human trafficking. And next one is human rights violation by the armed forces. ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स पर पिछले कुछ सालों में जो NHRC है उसने डील किया है. इसके अलावा however despite their tremendous efforts in protecting the rights, Best Commission has been criticized on many accounts like political interference, जो हमने यहाँ पर देखा कि political interference यहाँ पर होता है. ठीक है, अंडर सेक्शन 11 या और अंडर सेक्शन 32. ठीक है, obscurity in the selection process. ठीक है, पहले ये जो होता था वो एक्सटेंड नहीं करते थे जम्मू कश्मीर में, तो कुछ इश्यूज थे, बट अभी आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 अब ये वहाँ पर भी एक्सटेंड करता है. इसके अलावा कैन नॉट इन्वेस्टिगेटेड an event if the complaint was made more than 1 year before the incident. Next one is with respect to armed forces its power is restricted to seeking only report. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे और आपको यहाँ पर लिखना है आपके एग्जाम में कि इन पॉइंट्स पर जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को क्रिटिसाइज किया जाता है. ठीक है, रिवैम्पिंग NHRC किस टाइप से हम इसे रिवैम्प कर सकते हैं. ठीक है, शुड इंक्लूड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, इसके अंदर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इंक्लूड होना चाहिए जो आवाज़ समय समय पर अपनी उठाते रहते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए. शुड रेज इंडिपेंडेंट स्टाफ विद अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस. ठीक है, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो पॉइंट हमने देखा था वहाँ पर कि यहाँ पर मेंशन नहीं है कि उस व्यक्ति को एक कोई ना कोई केस यहाँ पर ह्यूमन राइट सॉल्व करना ही है. ठीक है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर. ठीक है, रिमूविंग द अपर बैरियर ऑफ 1 year मैंडेट. ठीक है, 1 year का जो मैंडेट है हमने देखा कि 1 साल के बाद कोई केस सॉल्व नहीं कर सकता है, तो उसे भी हटाना चाहिए. डाइवर्सिफाइंग द एरिया टू इंक्लूड आर्म फोर्सेस एंड स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर का हम यहाँ पर हटा देंगे और यहाँ पर आर्म फोर्सेस ही होगा हमारे आंसर में. गिविंग पावर टू NHRC टू कंडक्ट केसेस ऑन इट्स ऑन. ठीक है, तो ये अपने खुद
के दम पर यहाँ पर केसेस कंडक्ट कर सके। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हमारे हो जाते हैं NHRC को रिवैम्प करने के लिए, ठीक है। सो NHRC हैज़ बिन एबल टू कल्टिवेट अ ह्यूमन राइट्स culture in the country, but it needs certain steps to strengthen its mandate so that it does not merely remain as a टूथलेस टाइगर, ठीक है। तो ये एक वर्ड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो टूथलेस टाइगर इसे कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा था जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शनिंग, जो वो प्रॉपर नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स लेकर हम NHRC को रिवैम्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मेंस क्वेश्चन का डिस्कशन, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।